हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। माय नेम इज तानिया अब्रोल। आज का सेशन जैसे कि मैंने कल ही अनाउंस किया था दैट टुडे वी विल बी डूइंग अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तो आज हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे एंड वी विल डू सम ऑफ द टिप्स। मैं आपको कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल सकता है कि आप लोग कैसे सेंटेंसेस को अरेंज कर सकते हैं। नाम सुनने में या देखने में तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है दैट सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को हम लोग और क्या कहते हैं? पैराजंबल्स, राइट? सुनने में तो बहुत आसान लगता है क्योंकि हम लोग कभी अपने स्कूल में, कॉलेज में कभी भी हमने ये पढ़ा होता है और बहुत ही इजी लेवल का आता है। हम लोग इजीली उस टाइम तो हमारा फेवरेट टॉपिक होता है, हम लोग इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को अरेंज कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लेवल थोड़ा सा हाई होता है। कई बार ऐसे सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस तरह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट बताना है। तो उसी के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की मैं बात करूँ तो इसका वेटेज 5 मार्क्स का रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नॉट ओनली फॉर बैंक एग्जाम्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी भी तरह का एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो, देने वाले हो, इफ आई से बैंक एग्जाम्स, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, आप कैट की तैयारी कर रहे हो, क्लैट, गेट, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इंग्लिश सेक्शन जो है वो पूछा जाता है, उसमें ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है। देयर आर वेरियस पैटर्न्स जिसके बेसिस पर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये पूछा जाता है। मैं आपके साथ डेफिनेटली डिफरेंट पैटर्न्स भी डिस्कस करूंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग वो पैटर्न करेंगे जो हमारे बैंक एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को एंड दिस इज द मच डिमांडेड सेशन जो था, ये मोस्ट डिमांडेड सेशन था स्टूडेंट्स का। हर टॉपिक पे कहना था कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट करवाया जाए, तो हियर आई एम। आज हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग, आप में से कोई भी हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है स्टूडेंट्स। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। आपके कमेंट्स, आपके सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देते हैं। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपको भी ऑब्वियसली बेनिफिशियल रहेगा बिकॉज जो भी अपडेट्स हम लोग देंगे वो आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे, राइट? चलिए, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को कुछ पैटर्न्स एक्सप्लेन करती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एंड बैंक एग्जाम्स में किस तरह के पैटर्न्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट में पूछे जाते हैं और कौन से पैटर्न को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस पैटर्न 1। सबसे पहला पैटर्न क्या होता है? वेरी बेसिक पैटर्न कि आप लोगों को इनिशियल जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है वो ऑलरेडी दिया होता है और उसके बाद A, B, C, D समथिंग लाइक दैट, उसके बाकी के जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हैं वो आपको उसके बाद दिए होते हैं। आपको बाकी के पार्ट्स को अरेंज करना होता है, इंट्रोडक्टरी ऑलरेडी दिया होता है। दिस इज योर फर्स्ट पैटर्न। सेकेंड पैटर्न कि आपको एक ही सेंटेंस दिया है, अब आपको डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं दिए, देयर इज ओनली अ सिंगल सेंटेंस। जैसे हम लोग को एरर डिटेक्शन पूछा जाता है ना, पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया है, ए दिया है स्लैश, देन अगेन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस बी दिया है स्लैश, अगेन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस सी स्लैश, देन पार्ट ऑफ सेंटेंस टी स्लैश। बेसिकली क्लरिकल एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही वाला पैटर्न पूछा जाता है। तो एक ये पैटर्न भी रहता है, यू डोंट हैव डिफरेंट सेंटेंसेस, यू हैव ओनली वन सेंटेंस। तो उसको आपको अरेंज करना है, एक ही सेंटेंस के पार्ट्स को आपको प्रॉपरली अरेंज करके उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है, थर्ड पैटर्न आ जाता है जहां पर आपको ना तो कोई इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दिया है ना ही कोई लास्ट सेंटेंस दिया है, आपको सिर्फ ऐसा दिया है A, B, C, D, E समथिंग लाइक दैट। इस तरह से आपको सेंटेंसेस दिए हैं जो जम्बल्ड हैं। आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी फाइंड आउट करना है, लास्ट भी करना है और जो बीच के सेंटेंसेस होंगे आपको वो भी फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे? व्हाट विल बी द फोर्थ सेंटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, व्हाट विल बी द सेवेंथ सेंटेंस इन द गिवन अरेंजमेंट, इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियसली जो पैटर्न पूछा जाता था उसमें आपको डायरेक्टली सेंटेंस का नंबर नहीं पूछा जाता था। उसमें क्या पूछा जाता था, जैसे आपको अरेंजमेंट दिया है तो आपको बोला है प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा, जैसे A, D, C, E, B, B, C, D, A, E, E, D, B, A, C, कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस गिवन होते थे और आपको बताना होता था करेक्ट सेंटेंस अरेंजमेंट कौन सा है। अभी भी कई सेट्स में ऐसा पैटर्न देखा जाता है और अगर आपको ये वाला पैटर्न आ जाता है तो यू गाइज आर वेरी वेरी लकी, बहुत लकी हो अगर ये वाला पैटर्न आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमें पता है अरेंजमेंट इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक होने वाला है। थोड़ी सी लॉजिकल पेयरिंग की, थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड सेंटेंस, अगर हम लोग इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी फाइंड आउट कर लें तो बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए एलिमिनेट करना।
ठीक है। तो अगर ये वाला पैटर्न आ जाए तो खुद को बहुत लकी मानिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपके एक्यूरेसी के। अदरवाइज जो पैटर्न पूछा जाता है वो ये पैटर्न पूछा जाता है, लाइक आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आपको फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस इस तरह से बोला जाता है, कौन सा वाला है, ऑप्शंस में से बताइए। तो आपको खुद से, यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद से एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना है। प्रॉपर सीक्वेंस बनाने के बाद आपको बताना है अपने क्वेश्चन का आंसर। तो यही पैटर्न जो है वो लेटेस्ट पैटर्न है जो एग्जाम्स में अभी के टाइम पे पूछा जा रहा है। जेके बैंक पीओ एग्जाम की बात करूं तो यही पैटर्न पूछा गया था, हालांकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेवल वाज ओके। तो उसी तरह का लेवल हम एसोसिएट के एग्जाम में भी एक्सपेक्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। दे विल बी वेरी सिंपल सेंटेंसेस जिनको आपको अरेंज करना है। ऑलराइट, सो ये वाला पैटर्न हम लोग आज करेंगे बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट पैटर्न। और इस पैटर्न के लिए अगर मैं टाइम बताऊं कि आप लोगों को कितना टाइम लगना चाहिए, देखिए टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं हमारे पास, इन टोटल 5 क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं अरेंजमेंट के बेसिस पे। तो एक बार ही आपको प्रॉपर अरेंजमेंट बनाना है। तो अगर आप एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने में मैक्स टू मैक्स 4 to 5 मिनट्स भी ले लेते हो, ठीक है, मैं मार्क्स टू मार्क्स बोल रही हूँ, 4 to 5 मिनट्स भी ले लेते हो अरेंजमेंट बनाने में, तो आपको सिर्फ 2-2, 3-3 सेकेंड लगेंगे इन 5 क्वेश्चंस का आंसर करने में। दैट मीन्स इन टोटल 5 मिनट्स आपके पास ये 5 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 5 मार्क्स आप लोग सिक्योर कर लेंगे। तो हमेशा फोकस कीजिए एक बार प्रॉपर अरेंजमेंट बनाने में, ना कि क्वेश्चंस पे जाइए थर्ड पूछा है तो पहले मैं थर्ड वाला ढूंढता हूँ कौन सा है, ऐसा नहीं करना है। आप लोग टोटली अपना टाइम वेस्ट करोगे। हमेशा पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लो, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर करो, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। आपके पास पेन एंड पेपर है, आप लोग वहाँ पर वो सीक्वेंस लिख लो, जो जो क्वेश्चन पूछता जाता है आप लोग वहाँ से आंसर कर दीजिए, ऑप्शंस को पुट कर दीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न्स। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक्स या फिर कौन से मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, एंड उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊं कि रीअरेंजमेंट होता क्या है, तो रीअरेंजमेंट बेसिकली क्या है, एक पैराग्राफ ही तो होता है ना। छोटी सी कोई भी पैराग्राफ या छोटा सा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी कहानी आपको दे दी जाती है और क्या कर दिया जाता है, उस पैराग्राफ के सेंटेंसेस को शफल कर दिया जाता है। आपको क्या करना होता है, उसको एक प्रॉपर पैराग्राफ में ही अरेंज करना होता है, यही करना होता है हमें। तो बेसिकली सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्या है, एक पैराग्राफ को प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग टू अटेम्प्ट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि रीडिंग स्किल्स तो हमारी अच्छी नहीं है, हम छोड़ देंगे ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। अगर अच्छी नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ दिन में 15 मिनट 10 मिनट ज़रूर दीजिए किसी ना किसी बुक को, न्यूज़पेपर को रीड करने में, जिससे आपके रीडिंग हैबिट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो, कहीं ना कहीं लाइफ में आपके काम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे हों, ठीक है। रीडिंग स्किल्स अच्छे होंगे तभी ये सब चीज़ काम आएगी, ठीक है। अब बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप लोग फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस फाइंड आउट करो और बीच के वर्ड्स को पेयर कर लो। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए 2 ऐसे सेंटेंसेस दे देता है जो हमें लगता है इंट्रोडक्टरी है, तो वहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो इट इज़ बेटर कि आप लोग क्या करें, पहले पेयर्स बनाएं। पेयर्स बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हमेशा जो सेंटेंसेज आपको दिए हैं, लाइक आपको सेंटेंसेज दिए जाते हैं A, B, C, D, E, इस तरह से आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल पेयरिंग। प्रॉपर पेयर्स बनाने हैं कि जो 2 सेंटेंसेस आपको दिखते हैं कि जिनका आपस में कुछ इंफॉर्मेशन सिमिलर है, आप उनको पेयर बनाकर रख दो। जो आपके पास पेन है, पेपर है, आपको शीट मिला है, उसमें नोट करके रख दो। एट द एंड उसको अरेंज कर लो सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अब पेयर बनाने के लिए आपके लिए क्या क्या चीज़ काम आ सकती है, ऑब्वियसली फर्स्ट योर रीडिंग हैबिट्स काम आएंगी, रीडिंग एबिलिटी काम आएगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्या बोला गया है सेंटेंस में, किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, जब तक यही समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे पेयरिंग बनाओगे, कैसे पता चलेगा उसको कौन से सेंटेंस के साथ हमें पेयर अप करना है। सो रीडिंग हैबिट्स आर इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज ग्रामर। अब ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज हमें सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आता है। हमेशा कहती हूँ ग्रामर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स आप तैयारी करते हो ना, जहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, एक बार आपको एक अच्छे तरीके से कंप्लीट ग्रामर कोर्स ज़रूर करना है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करोगे तो ही स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अ कंप्लीट ग्रामर कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रामर कैसे काम आएगी अभी हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है रिलेट नाउन प्रोनाउन पेयर। अब ये नाउन प्रोनाउन पेयर क्या है?
नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी भी जगह के नाम को। प्रोनाउन हम लोग किसे कहते हैं? जो नाम की जगह पर लगता है ना। तो आप कैसे पेयर बना सकते हो नाउन प्रोनाउन का? देखिए, लेट्स से सेंटेंस ए में बात की गई है चिल्ड्रन, ठीक है। सेंटेंस ए में हमारे पास बात की गई है चिल्ड्रन, और सेंटेंस डी में बोला गया है दे आर समथिंग, कुछ भी बोला गया है, ठीक है। तो अब आपको पता है यहाँ पर चिल्ड्रन दिया है जो एक नाउन है। इस नाउन को हम लोग रेफर कर सकते हैं दे से, क्योंकि दे हम प्लूरल पर्सन्स के लिए लगाते हैं। तो क्या हमारे पास बन सकता है एक पेयर? हम कह सकते हैं ए के बाद डी आने वाला है, क्योंकि नाउन दिया है और उसी नाउन को रेफर करने के लिए हमारे पास सेंटेंस डी में दे दिया है प्रोनाउन। तो हमारे पास एक पेयर बन जाता है ए और डी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन प्रोनाउन पेयर का रिलेशन बनाना, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेप नहीं, सेकंड ट्रिक हो सकती है ये। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक ही आपको अरेंजमेंट में आ जाएंगी, लेकिन किसी ना किसी अरेंजमेंट में ये कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर काम आएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो हम सभी जानते हैं क्या होते हैं? ए एंड द को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? ए और एन, ठीक है। ए और एन को हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कैसे काम आते हैं? देखिए, हम कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में जब पहली बार बात करते हैं ना, तो हम उसको किससे रेफर कर सकते हैं? ए या एन से, जब पहली बार बात की जाती है। जब उसी चीज़ के बारे में दोबारा बात की जाती है, उसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, हम उसको किससे रेफर करते हैं? उसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल द। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अरेंजमेंट लाइक दिस इज योर अरेंजमेंट, ठीक है। अगर आपको लेट्स से सेंटेंस बी में क्या बोला गया है? ही गिफ्टेड मी अ पेन, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। और यहां पर मैं लिख दूं आई डोंट लाइक द पेन, ठीक है। यहां पर लिखा है ही गिफ्टेड मी अ पेन, और डी में लिखा है आई डोंट लाइक द पेन। अब देखिए, यहां पर पेन के बारे में पहली बार बात की गई, तो हमने क्या लगाया? अ पेन। लेकिन जब इसी पेन के बारे में किसी और सेंटेंस में दोबारा बात की गई, तो वो क्या बन गया? द पेन। तो यहां पर हमें पता लग गया कि यहां पर जब पहली बार बात हुई और उसके बाद जब दोबारा बात हुई, तो हो गया बी डी। दो सेंटेंसेस में एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, एक में पहली बार हो रही है और उसी के बारे में दूसरी बार दोबारा बात हो रही है। तो हमारे पास एक और पेयर बन जाता है यहाँ पर बी डी, यहाँ पर ए डी। मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि ये एक ही पेयरिंग मैं कर रही हूँ। दिस इज ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बन गया बी डी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, देन रेफर कीजिए दूसरे सेंटेंसेस की तरफ। तो इस तरीके से आप लोग, एक और तरीका हो गया पेयर बनाने का सेंटेंसेस का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप लोगों ने मेरे प्रोनाउन का सेशन पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था जैसे हम प्रोनाउंस यूज करते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज इन किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए, राइट। तो ये वाले प्रोनाउंस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में लेट्स से दिस दे दिया है, दैट दे दिया है, दीज, दोज दे दिया है, दैट मीन्स तो ये वाले वर्ड्स पहले किसी ना किसी ऐसी चीज़ या ऐसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। समझ रहे हो बात? अगर आपको दे दिया है, आपका कोई सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है दिस से, तो दैट मीन्स ये इससे पहले आपका कोई ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिसकी तरफ ये दिस इशारा कर रहा है, जहाँ पे ये दिस जिसकी तरफ इशारा कर रहा है उसके बारे में बात हो चुकी है। तो ये कभी भी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होते, ऑब्वियसली प्रोनाउंस हैं तो किसी ना किसी नाउन की तरफ ही इशारा करेंगे। तो ऑनली यू नीड टू फाइंड आउट कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप लोग अपना पेयर बना सकते हो, राइट। थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्डर बनाना। लेट्स से आपको एक पैराग्राफ में कुछ इवेंट्स एक्सप्लेन की गई हैं, लाइक 1990 में ऐसा हुआ था, फिर 1992 में ये हुआ, 94 में ये हुआ, देन 98 में ऐसा हुआ, उसके बाद 2020 में ऐसा हुआ। तो आपको पता है आपको टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग इवेंट्स को अरेंज करना है, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कभी आपको किसी भी तरह के डेज, ईयर या डेट दी हो
तो आप लोग डेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, या फिर आपको बताया हो कि पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसी हैपनिंग हुई, उसके बाद ऐसी हैपनिंग हुई। इसमें आपके लिए काम आता है टेंस, जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं। तो उससे आप लोग इवेंट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना, वही होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, देन आते हैं हम लोग कंजंक्शंस पे। कंजंक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एज वेल एज रीअरेंजमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि कंजंक्शन ही एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो सेंटेंसेस को जोड़ता है तो दैट मीन्स आपको सेंटेंसेस को जोड़ने में ऑब्वियसली हेल्प करेगा ना, रीअरेंजमेंट बनाने में। तो 3 टाइप्स के इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 3 इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी। वो कंजंक्शन जो एडिशन बताते हैं, एडिशन एज इन, जैसे हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं एंड, है ना, एक चीज हुई और इसके साथ ये हुआ, देन वी हैव इन एडिशन टू, एज वेल एज, ऐसे कंजंक्शंस हम लोग यूज करते हैं जो एक के साथ एक होने की बात करते हैं कि इस चीज के बारे में बात हो रही है और इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन भी है, फर्दर इसके बारे में और ऐड करना। तो एक सेंटेंस में के बारे में जब आपको कुछ बताया गया है, एक सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में, और उसके बारे में ही कोई और चीज़ ऐड हो रही है, तो वो कौन से कंजंक्शंस हेल्प करेंगे आपको? एडिशन वाले। आपको स्क्रीन पे कुछ कंजंक्शंस दिख रहे होंगे, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ये कंजंक्शंस हैं जो एडिशन वाले कंजंक्शंस होते हैं, जो जनरली आप लोग एडिशन में काम आते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सो दैट जब भी आप ये अरेंजमेंट में देखें आप लोगों को पता चले कि ये किसी ना किसी सेंटेंस के साथ ऐड होने के लिए काम आ रहे हैं। तो जहाँ पर उस पर्टिकुलर चीज़ की बात हुई है उसी के साथ ये वाला ऐड ऑन होगा। उसके बाद आते हैं कॉन्ट्रडिक्शन वाले, जो कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है अपोज। जैसे जहाँ मैं एक चीज़ के बारे में पॉजिटिव बात कर रही हूँ और उसी के साथ उसी चीज़ के बारे में मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ। जैसे मैं बोलूँ, ऑल्दो आई ट्राइड हार्ड येट आई फेल्ड, मैंने कोशिश बहुत की फिर भी मैं फेल हो गई। ठीक है, कोशिश की पॉजिटिव बात, फेल हो गई नेगेटिव बात, अपोजिट स्टेटमेंट्स हो गई। बीच में मैंने कंजंक्शन क्या लगाई? येट। तो क्या बता रहा है ये येट? अपोजिट स्टेटमेंट्स। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए भी आपको बहुत सारी कंजंक्शंस दिख रही हैं जो अपोजिंग स्टेटमेंट्स को अरेंज करने में आपकी हेल्प करेंगे। यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। देन हम लोग आते हैं रिजल्ट शो करने वाली कंजंक्शंस पे। हम लोग बहुत बार यूज करते हैं सिंस, एज, सो दैट, राइट, इस तरह के कंजंक्शंस, हेंस, देयरफॉर, ये सारे वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं? कंक्लूजन ऑफ द स्टेटमेंट देते हैं। जरूरी नहीं है जब ये कंजंक्शंस लगे हैं तो वो वाला स्टेटमेंट हमेशा लास्ट वाला ही होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये वाले कंजंक्शंस, इवन आपको स्क्रीन पर भी कुछ कंजंक्शंस दिख रहे होंगे जो रिजल्ट शो करते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जितने भी स्टेप्स मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इसके। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इनको यूज़ करके उतना ज़्यादा अच्छा कमांड आपका होगा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर। सिर्फ सुनने से और 1-2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक्यूरेसी फिर भी प्रॉपर नहीं आएगी आप लोगों की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एक्यूरेसी के। ठीक है, एक और एडवाइस मेरी आप लोगों से, अगर आप लोग स्टिल कॉन्फिडेंट नहीं हो रीअरेंजमेंट के लिए तो ये 5 मार्क्स का है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में देखकर लगता है, जब आप एग्जाम दे रहे हो आपको देखकर लगता है कि आपको नहीं अरेंजमेंट बन पा रहा है, आपने ऑलरेडी उसको 1 मिनट लेट से दे दिया है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, 5 मार्क्स छोड़ दीजिए। इस 5 मार्क्स को छोड़कर आप लोग बाकी के 25 मार्क्स पर फोकस कीजिए। ठीक है, 5 मार्क्स को छोड़कर बाकी के 25 मार्क्स पर फोकस कीजिए। कहीं इसको अरेंज करने की वजह से वो वाला टाइम ना चला जाए जहां आपके 25 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये एडवाइस ज़रूर आपके काम आएगी। अगर ये नहीं हो पा रहा है अरेंजमेंट तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस पे मूव कीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस कीजिए, वहाँ पर अपना टाइम दीजिए जहाँ से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सो ये हैं कुछ कंजंक्शंस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या लिखा है? कॉमन वर्ड्स। कॉमन वर्ड्स एज इन, कई बार हम लोग रीड करते हुए देखते हैं, लेट्स से एक जगह बात हुई है कोविड-19 की। ठीक है, एक सेंटेंस में कोविड-19 की बात हुई है और आपको एक और सेंटेंस दिख गया जहां पर उसी तरह की सिमिलर बात हुई है। जिस चीज़ के बारे में यहाँ बात की गई है वही सिमिलर बात आपके किसी और सेंटेंस में भी की गई है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो एज अ पेयर, पर डेफिनेटली आपको समझ में आना चाहिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको सेंटेंस में दी है। एक बार आप लोग ने पेयर्स फॉर्म कर लिए, उसके बाद उनकी सीक्वेंसेस कीजिए। इट विल ओनली टेक, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम आपको लगेगा। इट विल ओनली टेक योर 4 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स 4 मिनट्स, और उसके बाद आपको कुछ समय लगेगा
आंसर्स मार्क करने में, ठीक है। सो ये है सारा का सारा ट्रिक्स जो मैं आपको बताना चाहती थी अरेंजमेंट के लिए। प्रैक्टिस के साथ ही आपको समझ में आएंगी ये चीज़ें। बेसिक्स ऑफ द ग्रामर समझ में आना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, क्लर्क एग्जाम में पूछा गया। आप लोग चेक कर लीजिए क्या लेवल होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी आपके होम टास्क के लिए, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन अटेम्प्ट और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कितने अच्छे से अरेंजमेंट बना सकते हैं। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए। आपको मैं कुछ मिनट दे रही हूँ सो दैट आप वीडियो को पॉज करके एक बार अरेंजमेंट खुद से बना कर देखिए और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि हम लोगों को कैसे अरेंजमेंट देखना है और कैसे जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमें उसे एक प्रॉपर सिक्वेंस में अरेंज करना है। चलिए एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देती हूँ। आई गेस जितने भी स्टूडेंट्स ने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, आई रियली होप उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। और अभी हम लोग अप्रोच से प्रॉपर सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेंटेंस 1 से रीड करना। क्या बोला गया है? क्रूशियली दिस लॉस ऑफ शीन। क्या दिया गया है हमें? दिस मैंने क्या बताया था? एक इंडिकेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो किसी ना किसी चीज की तरफ इशारा करता है। दैट मीन्स ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस डेफिनेटली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिस दिया है तो इससे पहले ऑब्वियसली कोई ऐसी बात हुई होगी, कोई ऐसी चीज की बात हुई होगी जिसकी तरफ ये दिस इशारा कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसकी तरफ इशारा कर रहा है, कौन से लॉस की बात कर रहा है। हम लोग को यहाँ से आइडिया मिल गया, दिस लॉस ऑफ शीन। शीन का मतलब क्या होता है? लस्टर, ठीक है। दिस लॉस ऑफ शीन, तो किसी ना किसी तरह के लॉस की बात हो रही है ना, किसी ना किसी तरह के नुकसान की बात हो रही है। तो कौन से नुकसान की बात हो रही है जो इससे पहले सेंटेंस लगना चाहिए ए से पहले, वो हम फाइंड आउट करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट आते हैं, द टोटल इनकम दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बीसीसीआई अमंग प्लेयर्स इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ लोअर इनकम फ्रॉम मीडिया राइट्स। अभी हम लोग को बोला है कि टोटल इनकम जो है वो रिड्यूस हुआ है क्योंकि जो प्लेयर्स को दिया जाता था, क्योंकि मीडिया राइट्स की तरफ से जो इनकम था वो रिड्यूस हो चुका है। अभी तक हम लोग को कोई लिंक नहीं मिला, इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड। टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम, डेफिनेट आर्टिकल द दिया है गेम के साथ। दैट मीन्स जिस गेम के साथ द लगा है उस गेम की बात पहले कहीं ना कहीं की जा रही है। तो इससे पहले जो सेंटेंस लगेगा उसमें किसकी बात की गई होगी? किसी ना किसी गेम की, जिसके साथ ये डेफिनेट आर्टिकल लगा है। लेट्स फाइंड आउट कौन सी गेम है। अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ऑफिशियल सेड हाउएवर दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ इंडिया वाजंट प्लेइंग इनफ एट होम। दिस वाज बिकॉज ऑफ, अगेन दिस, इससे पहले भी कोई सेंटेंस लगना चाहिए। ये भी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता, स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर। हमें यहाँ दिख रहा है कि क्रिकेट जो है वो अपनी क्राउड पुलिंग पावर जो है वो लूज कर रहा है। क्राउड पुलिंग पावर का मतलब होता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, लोगों को अपनी तरफ खींचना। कौन कर रहा है? क्रिकेट। एक गेम की बात हुई है, राइट, और उसी गेम की बात यहाँ पर भी हुई है। अब सेंटेंसेस को हम लोग एक बार मीनिंग वाइज अरेंज करते हैं। क्रिकेट सीम्स टू बी लूजिंग इट्स क्राउड पुलिंग पावर, टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप्ड। क्रिकेट जो है अपनी क्राउड पुलिंग पावर को कम कर चुका है। क्या कारण हो सकता है? जो टेलीविजन व्यूअरशिप है, टेलीविजन व्यूअरशिप मतलब क्राउड पुलिंग पावर कम हुई है। क्राउड कौन है? लोग जो देखते हैं, व्यूअर्स। तो टेलीविजन व्यूअरशिप जो है वो कम हो चुकी है, जिससे हमको एनालाइज हुआ है कि क्रिकेट की जो क्राउड पुलिंग पावर है वो कम हो गई है। तो हमारे पास क्या बना पेयर? ई एंड सी। और एक चीज अगर हम लोग देखें, यहाँ पर दिस का यूज हुआ है, यहाँ पर द टोटल इनकम दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पर भी कोई लिंकिंग सेंटेंस हम लोग को नहीं मिला, यहाँ पर भी दिस है। तो दिस कैन नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सीक्वेंस। डेफिनेटली हमारे पास क्रिकेट की बात यहाँ पर हो रही है, क्रिकेट इज द सब्जेक्ट, और उसी के बारे में हमको लिंकिंग सेंटेंस मिला। तो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से, और ई के बाद डेफिनेटली हमारे पास सी आने वाला है। तो एक पेयर हम लोग को मिल गया। आगे देखते हैं, टेलीविजन व्यूअरशिप फॉर द गेम हैज ड्रॉप 40% ओवर वीकली 61 ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स। कितना ड्रॉप हो चुका है? इतना, मतलब जो व्यूअरशिप का लॉस है वो कितना हो चुका है? ज्यादा हो चुका है। इतने परसेंट जो व्यूअरशिप है वो कम हो चुकी है, जिससे लॉस हुआ है। अब व्यूअरशिप ड्रॉप हुई है, लॉस हुआ है, हमने सेंटेंस ए में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि मैंने आपको यहीं पे बताया था कि दिस लॉस, किसी ना किसी तरह के नुकसान की बात हो रही है। और कौन सा नुकसान? जो व्यूअरशिप का नुकसान हुआ है। व्यूअरशिप जो लोग उसको देखते थे उसकी रेटिंग में जो ड्रॉप आया है। तो सी के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए स्टूडेंट्स? ए वाला, ठीक है।
आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम कैसे सेंटेंसेस को अरेंज कर रहे हैं। ECA हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। अब एक बार ए को रीड कर लेते हैं। क्रूशियली दिस लॉस ऑफ शीन इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट बुक्स ऑफ द स्पोर्ट्स कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन अमंग द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब हमारे पास बचते हैं ये दो सेंटेंसेस, अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एंड द टोटल इनकम। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, दिस लॉस ऑफ शीन इज रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट बुक्स ऑफ द स्पोर्ट्स कंट्रोवर्शियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो लॉस हुआ, व्यूअरशिप का जो लॉस हुआ जिसकी वजह से जीआरपी का रेट कम हो गया, वो किस कहाँ रिफ्लेक्ट हुई? जो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे उनके अकाउंट पे, जो वर्ल्ड में रिचेस्ट है, मतलब उनको पैसों का नुकसान हुआ है इससे। यही बोला गया है रेटिंग ड्रॉप होने की वजह से। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट सेंटेंस? बी। एक बार वापस से अरेंज करके देखते हैं। क्रिकेट की क्राउड पुलिंग पावर कम हो गई, जिसकी किस कारण बंद हुई? क्योंकि व्यूअरशिप का जो रेट था वो गिर चुका है, जिसकी वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस क्या हुआ है? किसका लॉस हुआ है? जो मीडिया की तरफ से जो उनको व्यूअरशिप की वजह से पैसा आता था, रेटिंग ड्रॉप होने की वजह से वो भी कम हो गया है, जिसकी वजह से जो भी टोटल इनकम, समझ रहे हो आप, मनी का लॉस हुआ। जो इनकम किसको दी जाती थी? प्लेयर्स को दी जाती थी, वो भी अब रिड्यूस कर दी गई है। कहाँ बोला गया है? ऑप्शन बी में। तो बी शुड बी द नेक्स्ट सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास एक लास्ट सेंटेंस मिलता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेड हाउएवर दिस वाज बिकॉज इंडिया वाजंट प्लेइंग एट होम। दिस वाज बिकॉज, दिस, अब ये दिस किसकी तरफ रेफर कर रहा है? ये जो पूरा का पूरा मनी का नुकसान हुआ है, ये जो पूरा का पूरा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से रेटिंग ड्रॉप हुई, जो मनी प्लेयर्स को दी जाती है उसको रिड्यूस किया गया, ये सब किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज इंडिया वाजंट प्लेइंग इनफ एट होम। इसकी वजह से ये जो सब नुकसान हुआ है ये इसकी वजह से हुआ है। एट लास्ट हमको ये बोला गया। तो व्हाट शुड बी द लास्ट सेंटेंस? ऑप्शन डी। करेक्ट अरेंजमेंट हमारा क्या बना? ECABD। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। आई गेस आपका सीक्वेंस सही होगा, आप लोगों ने सही तरीके से अरेंज किया होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच सेंटेंस, प्लस ग्रामेटिकल नॉलेज, प्लस क्या सीक्वेंसिंग, किस तरह से आपको ऑर्डर बनाना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर है ये ECABD। आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन पेपर जब आपको ये पर्टिकुलर सेंटेंस आया था, क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था सीक्वेंस बनाना है, बेसिकली कैसा आया था, फाइंड आउट द फोर्थ सेंटेंस, फाइंड आउट द फिफ्थ सेंटेंस। तो एक बार सीक्वेंस आप लोग ने बना लिया तो उसके बाद फोर्थ फिफ्थ सेंटेंस तो ऑब्वियसली आप लोग यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हो। दिस शुड बी द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस इन द अरेंजमेंट। आई होप जो लेक्चर आज का है हमारा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी एक स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन इज होमवर्क फॉर यू, टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और जो भी अप्रोच मैंने आपको बताई है ट्राई टू प्रैक्टिस विद दैट अप्रोच। अगर आपके पास अपनी कोई अप्रोच है, इफ यू हैव गुड रीडिंग एबिलिटीज, आप देखते समझ जाते हो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा, थोड़ा सा हेल्प आपको मिला या नहीं मिला। ठीक है, डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे आने वाले टाइम में जब आपके ऑनलाइन मॉक स्टार्ट होंगे। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके।